हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की होने वाली है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 में जो आपकी एजुकेशन है, हम लोग एजुकेशन को कवर कर रहे हैं, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। अगर आपके पास भी ये वाली एजुकेशन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए इन सभी के माध्यम से, या ये कहूँ ये जितनी भी सीरीज़ चलाई हैं मैंने, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर देख रहे हैं। यानी आप इन वीडियोज़ के माध्यम से फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर लेंगे विदाउट बुक पढ़े। अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बुक पढ़ पाएँ, तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। आप सिर्फ मेरी ये जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, यानी आप सिर्फ मेरी ये जो वीडियोस हैं इन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से या इन वीडियोस में मैंने सारे ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। और देखिए, इस जो ये पूरी ही सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 बना के दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पार्ट 2 भी हमने कवर कर लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने ये दोनों ही पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक पूरा ही प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 की स्टार्टिंग करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चंस हमने इन दोनों वीडियोस में कवर कर लिए हैं उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे हम पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा बेबोडॉल प्रयोग क्या है और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि बेबोडॉल जो प्रयोग हुआ था वो क्या था और इसका क्या निष्कर्ष निकला, यानी इसका आउटपुट क्या हुआ। तो हम पहले परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे बेबोडॉल प्रयोग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंदूरा द्वारा 1960 और 1963 में किया गया था। यानी ये जो हमारा सिद्धांत है ये अल्बर्ट बंदूरा द्वारा किया गया था 1961 में। ठीक है, यह प्रयोग सामाजिक अधिगम और अनुकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए किया गया था। इसने यह सिद्ध किया कि बच्चे अपने आसपास वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं और उसे दोहराने की प्रक्रिया रखते हैं। यानी इस सिद्धांत में ये पता चला कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, जो वयस्क होते हैं, उनको देखकर सीखते हैं और उसको दोहराते भी हैं। तो यही जो सिद्धांत है ये इसी बारे में है कि बच्चे किस तरह से किसी चीज़ को सीखते हैं और उसको दोहराते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेबोडॉल प्रयोग का विवरण, यानी जो बेबोडॉल प्रयोग है उसका विवरण किस तरह से किया जाता है। इस प्रयोग में बंदूरा ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 समूहों में विभाजित किया और उनके सामने एक बड़ा खिलौना यानी बेबोडॉल रखा। फिर प्रत्येक समूह को अलग अलग परिस्थिति में रखा। यानी देखिए, 3 से 6 जो वर्ष के बच्चे होते हैं जिनकी आयु 3 या 6 वर्ष की हो, उनके कुछ समूह बनाए, या ये कहूँ 3 समूह बनाए और तीनों समूह को अलग अलग रखा गया बेबोडॉल के साथ में। जो पहला समूह था वो था हमारा आक्रामक मॉडल। यानी जो हमारा आक्रामक मॉडल था इसके अंतर्गत क्या किया गया, इस समूह के जो बच्चे थे उन्हें बेबोडॉल के साथ रखा गया और उसके साथ किस तरह से बेबोडॉल के साथ मारना, पीटना और उसे तंग करना, या फिर ये कहें उसके साथ हाथापाई करना, ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी पहले वाले बच्चों को। जो दूसरे वाले थे उनको देखेंगे, जो दूसरा वाला मॉडल था वो था हमारा अनुक्रामक मॉडल। जो हमारा अनुक्रामक मॉडल था इसमें बेबोडॉल के साथ में उन्हें शांत रहना सिखाया गया। यानी उन्हें किस तरह से बेबोडॉल जो है वो शांत रहना सिखाती है, उसके साथ शांति वाली जो क्रिया है वो करवाई गई। और जो तीसरा था वो था हमारा नियंत्रण समूह। नियंत्रण समूह के अंतर्गत क्या हुआ, जो नियंत्रण समूह था उसके अंतर्गत जो बच्चे थे वो सिर्फ बेबोडॉल के साथ खेल रहे थे, उनके साथ खेलना कूदना ये सारी चीज़ें की। तो देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बाद में बच्चों को अकेले उसी कमरे में दिया गया जहां बेबोडॉल थी और उनके व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया। यानी पहले तो उन्हें बेबोडॉल के साथ हरकत करके दिखाई गई। पहले जो पहला वाला समूह था उन बच्चों को मारना पीटना बताया गया कि बेबोडॉल को किस तरह से मारना है, किस तरह से क्या क्या करनी है। दूसरे वाले समूह जो था उसके साथ सिर्फ ये दिखाया गया बच्चों को कि किस तरह से बेबोडॉल के साथ शांत रहना है। तीसरे वाले समूह के जो बच्चे थे उन्हें दिखाया गया कि बेबोडॉल के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, अब उसका क्या प्रभाव पड़ा बच्चों के, जब उन्हें अकेला भेजा गया रूम में। ठीक है, तो उसके प्रभाव को अगर हम देखें तो उसके प्रभाव में लिखेंगे प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष क्या निकला। तो इसके निष्कर्ष में पहले हम लिखेंगे बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। यानी देखिए, जो बच्चे हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीख रहे थे। यानी देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला मॉडल था यानी
आक्रामक मॉडल वाले समूह के बच्चों ने बेबो डॉल के प्रति अधिक आक्रामक व्यवहार दिखाया, जबकि अनुक्रमिक मॉडल वाले बच्चों ने शांतिपूर्ण व्यवहार अपनाया। यानी देखिए, जो आक्रामक वाले बच्चे थे उन्होंने बेबो डॉल के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी अकेले में ही। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि बेबो डॉल को मारना है या फिर उसको उठा के पटकना है, नहीं, वो अकेले में ही खुद वो जो चीज़ें उनके सामने की गई थी वो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे या वो चीज़ें रिपीट कर रहे थे। और जो दूसरे वाले समूह थे वो बेबो डॉल के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, शांति से खेल रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो आसपास के जो व्यवहार होता है, वातावरण होता है, उससे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगर मैं आपको उदाहरण दूँ इसके बारे में, तो देखिए, जो हमारे आसपास का माहौल होता है वो बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और आप उसके सामने गाली देते हैं, तो देखिएगा कुछ टाइम बाद वो बच्चा भी गाली देने लगेगा। अगर आप उसके सामने मार पिटाई या फिर आपके पेरेंट्सों में मार पिटाई होती है, तो कुछ टाइम बाद जो बच्चा है ना वो भी मार पिटाई ही देखेगा या फिर मार पिटाई ही करने लगेगा। इसी वजह से जो गेम होते हैं, गेमिंग वाले जो चैनल्स होते हैं, उनसे बच्चों को दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गेमों में जो मार काट है या फिर किसी को भी मारना, तोप से उड़ा देना, ये सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे का जो माइंड होता है वो एक्चुअल में उन चीज़ों को अडॉप्ट करने लगता है। ठीक है, इस वजह से हम ये सारी चीज़ें अलग अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीडिया और समाज का प्रभाव। किस तरह से यह प्रयोग दर्शाता है कि टेलीविज़न, वीडियो गेम और वास्तविक जीवन में देखे गए आक्रामक व्यवहार से बच्चे हिंसक प्रक्रिया सीख सकते हैं। यानी देखिए, जो भी हम टेलीविज़न पर देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं और जो हमारे वीडियो गेम होते हैं, उन सभी से भी जो बच्चा होता है वो हिंसक यानी हाथापाई या फिर लड़ाई झगड़े करने वाला बच्चा बन सकता है। इसीलिए बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण का प्रभाव। किस तरह से बच्चों का व्यवहार केवल जैविक कारकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक वातावरण और आसपास के लोगों के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। यानी जो हमारे बच्चों का जीवन होता है वो सिर्फ हमारे ही कारक या जैविक जो कारक होते हैं उन्हीं पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जो सामाजिक वातावरण होता है, आसपास का जो माहौल होता है, उन पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ हम देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे आसपास का माहौल होता है, हमारे आसपास इलाके का जो माहौल होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि अगर हम बहुत गंदे या फिर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ मार काट बहुत आसानी से देखने को मिलती है, तो हमारा हो सकता है जो बच्चा है वो भी इसी लाइन में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पुरस्कार और दंड का प्रभाव। यानी पुरस्कार और दंड का भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह से? अगर कोई भी बच्चा किसी भी गलती करता है या फिर किसी को भी बाहर से मार कर आता है और आप उसको दंडित करते हैं या आप उसको मना करते हैं या फिर एक बार पिटाई लगा देते हैं कि बाहर किसी से मार पिटाई नहीं करनी है, तो देखना वो आगे से किसी को पीटने या फिर कोई भी गलत चीज़ करने से पहले 100 बार सोच लेगा कि घर जाऊंगा तो पिटूंगा। अगर आपका बच्चा है या फिर आपके घर में कोई भी बच्चा बाहर से चोरी कर कर आता है, आप उसको पुरस्कार देते हैं कि शाबाश बेटा, आज तुम 10 रुपये चुरा के लाए हो, तो देखना अगली बार वो 100 रुपये चुरा के लेकर आएगा। लेकिन आप उसी टाइम उस बच्चे को डांटते हो, मारते हो, तो वो अगली बार से किसी के पैसे अगर गिरेंगे भी ना, तो वो पता है क्या करेगा, उसे वापस देगा कि आपके पैसे गिर गए हैं। क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैंने इन्हें चुरा लिया या मैंने इन्हें अपने पास रख लिया तो मुझे मार पड़ेगी घर जाके। तो ऐसी चीज़ें जो पुरस्कार और दंड होता है वो भी प्रभावित करते हैं बच्चे की जो मानसिक सोच होती है उसको। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे शिक्षा और समाज में प्रयोग का महत्व। यानी जो शिक्षा होती है और जो समाज होता है उसमें प्रयोग का क्या महत्व होता है। तो पहला आप लिखेंगे, शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों के सामने सकारात्मक और नैतिक व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो भी अच्छी चीज़ें सीखें। आपने भी देखा होगा छोटे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो हमेशा बच्चों के साथ में आप करके या फिर तुम करके बोलते हैं, कभी भी तू तड़ाक या गाली गलौज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चा भी वो चीज़ सीखता है। इसी वजह से टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चों के साथ में कभी भी तू तड़ाक करके ना बोलें, क्योंकि जैसा हम बिहेव करेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, हिंसा या आक्रामकता दिखाने वाले कार्यक्रमों और खेलों से बच्चे को दूर रखना। यानी जो भी हिंसक वाले या फिर ऐसे आक्रामक वाले जो खेल होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चे को हिंसा करनी या फिर लड़ाई झगड़ा सिखाया जाए, उनसे बच्चों को दूर रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, अनुकरण के माध्यम से नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बच्चों के में विकसित किया जा सकता है, ताकि जो बच्चा है वो नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने जो
मूल चीज़ें हैं या ये कहें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर डेवलप कर पाए और समाज के लिए, अपने घर के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना था। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बेबो डॉल प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि बच्चे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। यानी जो उन्हें सिखाया जा रहा है बस वो ही नहीं सीखते, वो दूसरों के व्यवहार से भी सीखते हैं। यह सिद्धांत शिक्षा, माता पिता की परवरिश और मीडिया के प्रभाव को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है, जो शिक्षा है उसको भी प्रभावित करता है, जो माता पिता की परवरिश होती है उसको भी दिखाता है, और जो मीडिया होती है उसका जो भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की परवरिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखना, यानी अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी जो हमारा सीखना है, अधिगम है, उसकी जो प्रक्रिया है उसका आपको वर्णन करना है कि किस तरह से होती है। तो परिचय में आप लिखेंगे सीखना यानी अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करता है। क्योंकि देखिए जो सीखना है वो एक सतत प्रक्रिया इस वजह से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है जब से वो सीखना शुरू करता है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ उसने हाथ पैर हिलाना, हाव भाव करना, रोना, हंसना यही सीखा। बड़े हुआ तो उसने जॉब करना, ये सारी चीज़ें सीखी। वो मरते टाइम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसी वजह से ये सतत प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया हमारी सीखना कहलाती है, जिसमें हम नए कौशल हो गया, ज्ञान हो गया, व्यवहार हो गया, मूल्य हो गए, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। यह ना केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है बल्कि अनुभव, पर्यावरण और सामाजिक संपर्क से भी प्रभावित होता है। यानी ये सिर्फ हमारे जो औपचारिक संपर्क होते हैं उसी से नहीं बल्कि जो हमारा पर्यावरण, सामाजिक संपर्क है उनसे भी होता है। अधिगम मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है और यह विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होता है, क्योंकि ये जो है ये हमारे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक कारकों से ही प्रभावित होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा किस किस लोगों द्वारा या किस किस के द्वारा हम देख सकते हैं। तो विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा अधिगम की परिभाषा दी गई है। किस किस के द्वारा दी गई है, देखिए जो आपकी परिभाषा है वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है। आपको एज इट इज़ 2-3 तो याद करनी ही है, ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ। तो आपको मिनिमम 2 या फिर 3 तो आपको याद करनी ही है। इससे क्या होता है, इससे आपके जो एग्जाम में नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, यानी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस पूरे होते हैं कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे दे। इसीलिए आपको ये जो परिभाषा है ये याद करनी है, यानी रट्टाफिकेशन करनी है यहाँ पर आपको। तो पहली जो परिभाषा है वो है आपकी क्रो और क्रो। इनके अनुसार क्या है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास और अनुभव के माध्यम से नए व्यवहार या क्षमताएं अर्जित करता है। यानी देखिए अधिगम क्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अभ्यास और अनुभव के माध्यम से कोई भी ज्ञान या फिर कोई भी व्यवहार या फिर कुछ भी चीज़ में कोई भी जो एबिलिटी है वो अर्जित करता है, यानी अपनी जो खासियत है या ये कहें अपनी जो खूबियां हैं उनको बढ़ाता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने जब वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी, या ये कहूँ मेरे पास कोई भी अधिगम नहीं था इस बारे में कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे एंड अब की वीडियोस देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ मैंने अभ्यास किया है, उसमें अनुभव किया है और तब जाके मैंने जो क्षमता है वो अर्जित की है, ताकि आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले बहुत अलग था और अब बहुत अलग है सारी चीज़ों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा है वो है हमारी गैड्रेस और अन्य। इनके अनुसार देखेंगे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी ये कहते हैं कि जो अधिगम है वो हमारे एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अभ्यास और अनुभव के माध्यम से हमारा जो परिणाम है उसमें उत्पन्न होती है, यानी एक तरह से परिवर्तन लाती है। क्योंकि अधिगम से पहले, अगर मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ तो अधिगम से पहले यानी लर्निंग से पहले मेरी वीडियोस अलग थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बट अब अलग हैं और आगे फ्यूचर में भी अलग होंगी, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। कुछ ना कुछ आप लोगों की जो फीडबैक्स आती हैं उनसे, कुछ ना कुछ मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे। तो ये जो अभ्यास है वो हो रहा है जिसकी वजह से जो परिणाम होता है वो अलग उत्पन्न होता है। हमेशा चेंजेस की कोशिश करती हूँ कि हाँ जो बेहतर है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे BF सिकनर। इनके अनुसार देखेंगे अधिगम एक स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अनुभव और पुनर्वलन
से प्रभावित होता है। यानी अधिगम जो है वो स्थायी प्रक्रिया है जो कि हमारे पुनर्वलन और अभ्यास से प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिगम केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में भी ये परिवर्तन लाता है। क्योंकि जब तक ये सिर्फ ऐसा नहीं है ज्ञान अर्जन कर लिया या फिर ज्ञान ले लिया बस अधिगम हो गया, नहीं, ये व्यक्ति को बदल देती है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसकी जो सोचने की एबिलिटी होती है या सोच विचार होते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब व्यक्ति अधिगम करता है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया, यानी जो हमारी अधिगम होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अधिगम एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। किस तरह से जो अधिगम है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हम देखेंगे उद्दीपन। उद्दीपन के अंतर्गत आप लिखेंगे यह अधिगम प्रक्रिया की शुरुआती होती है। यानी जो उद्दीपन होता है वो अधिगम का सबसे शुरुआती चरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उद्दीपन बाहरी पर्यावरण से प्राप्त जानकारी या आंतरिक व्यक्ति की जिज्ञासा और रुचि हो सकती है। यानी देखिए ये जो है ये बाहरी अधिगम भी हो सकता है, बाहरी उद्दीपन भी हो सकता है और आंतरिक उद्दीपन भी हो सकता है। यानी बाहरी का मतलब है पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और आंतरिक मतलब है जो हमारी अंतर की ये कहें अंतरात्मा जो होती है उससे जो प्राप्त हमें कभी कभी रुचि या फिर कभी कभी ऐसे हमें सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें खुद ओन ही सारे जो निर्णय होते हैं वो लेने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी, पुस्तक पढ़ना या कोई दृश्य देखकर सीखना। यानी देखिए जो शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी होती है वो आप पुस्तक पढ़कर या फिर कोई भी दृश्य देखकर सीख सकते हैं या फिर आप उनको रीड आउट कर कर भी सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चरण होता है वो होता है हमारा ध्यान। ध्यान किस तरह से उद्दीपन के प्रति ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि ध्यान के बिना अधिगम संभव नहीं है। अगर हम सामने वाला हमें उद्दीपन दे रहा है, हमें बता रहा है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है, क्या हम कुछ भी चीज़ सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो इस वजह से ध्यान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यदि कोई छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनता है तो वह बेहतर तरीके से सीख सकता है। यानी देखिए अगर आप भी मेरी जो बातें हैं या फिर मेरी जो एग्जाम्पल हैं या मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर आप भी उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या फिर समझ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें यूं ही समझ में आ जाएंगी जो जो अभी तक मैंने पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खोल के तो बैठे होंगे फ़ोन के, हाँ दिखाने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, बट साइड में हो रही होगी चैटिंग, क्योंकि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, फिर उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रहणशीलता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है हमारा ग्रहणशीलता। किस तरह से इस चरण में व्यक्ति उद्दीपन को समझता और उसको विश्लेषण करता है। यानी क्या उद्दीपन था उस चीज़ को समझेगा और क्या उसने ग्रहण किया उस चीज़ को समझता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे किसी कठिन गणितीय समस्या को हल करने के लिए छात्र पहले उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो सवाल क्या था या फिर आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले हमें जो सवाल है, जो प्रॉब्लम है वो पता होनी चाहिए, तभी हम उस सवाल या उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्मरण। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जो कुछ भी सीखा जाता है उसे याद करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है आपने सीख लिया और भूल गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो स्मरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्मरण के लिए दोहराव और अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। यानी जब हम दोहराते हैं या फिर अभ्यास करते हैं तभी हमारा स्मरण जो होता है वो पूर्ण माना जाता है, अदरवाइज हम उन चीज़ों को भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को बार बार विषय को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्मरण करेंगे, बार बार इन नोट्स को पढ़ेंगे या फिर बार बार आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे पुनरुत्पादन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस चरण में व्यक्ति सीखी हुई जानकारी या कौशल को अपने व्यवहार में लागू करता है। यानी जो भी व्यक्ति सीखता है, जो भी व्यक्ति समझता है, उसे अपने व्यवहार में लागू करता है और उसे अपने ऊपर भी अप्लाई करता है, यानी अपने जीवन में उसे लागू कर लेता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है और फिर उसे बार बार अभ्यास करते सही तरीके से चला लेता है, या ये कहूँ चला पाता है, क्योंकि पहली बार उसने चलाना सीखा
लेकिन वो इतने प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास करता है, उसको रेगुलर बेसिस पे करता है, तो वो एक दिन परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिक्रिया और पुनर्बलन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जब व्यक्ति किसी सीखी हुई चीज को व्यवहार में लाता है तो उसे प्रतिक्रिया मिलती है। यानी देखिए, जो भी व्यक्ति सीखता है, समझता है, उसे जब वो अपने व्यवहार में लाता है तब उसे प्रतिक्रिया मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया, जैसे प्रश्न, पुरस्कार अभ्यास को बढ़ावा देता है, जबकि नकारात्मक प्रतिक्रिया सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। यानी जो हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है वो प्रशंसा और जो पुरस्कार है उसको बढ़ावा मिलता है और वो व्यक्ति आगे भी बढ़ता है जब उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन जब उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो वो उसे सीखने में या फिर आगे बढ़ने में वो एक तरह से उसे बाधा बन जाती है या उसे एक तरह से रोकने का कार्य करती है। अगर आप लोग भी, अगर मैं कहूँ, बहुत सारे बच्चे आप में से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होंगे वो उन्हें हमेशा सकारात्मक मोटिवेशन देते होंगे कि आप कर सकते हो, कोई नहीं, आगे हो जाएगा या फिर आगे भी होगा, आप अच्छी जॉब ले पाओगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, इस तरह से। बट कुछ स्टूडेंट के घर वाले या फिर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है या रिलेटिव में, वो ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो छोड़ दो, तुम काम करने लग जाओ। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो नकारात्मक रूप से ले जाते हैं या फिर नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें उदाहरण के रूप में लिखेंगे, यदि शिक्षक छात्रों की प्रशंसा करता है तो वह उसे बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा जो टीचर्स होते हैं वो भी हमारी थोड़ी सी भी तारीफ करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है छात्रों के जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो अधिगम होते हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला हम इसमें लिखेंगे प्रेरणा। प्रेरणा किस तरह से, सीखने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रेरणा आवश्यक है। यानी अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं उसके लिए हमारी आंतरिक और बाहरी प्रेरणा दोनों ही होनी चाहिए, तभी कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति अच्छे से सीख पाएगा। अगर आंतरिक जो है वो हमारी मन की प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ हमें वो चीज़ करनी है, बाहरी हमारे परिवार की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे रिलेटिव की, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यदि छात्रों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी सीखने की गति तेज हो जाती है। यानी अगर टीचर्स भी छात्रों को ये कहें कि आप कर सकते हो, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, आप ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे, मुझे यकीन है, तो देख लेना छात्र जो हैं वो और ज़्यादा अच्छा सीखते हैं या फिर अच्छे मन से सीख पाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे रुचि। रुचि के अंतर्गत आप लिखेंगे, व्यक्ति उन्हीं विषय को अधिक तेजी से सीखता है जिनमें उनकी रुचि हो। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हिस्ट्री को ज़्यादातर बोरिंग मानते हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उनके बस की नहीं है, हिस्ट्री में सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रुचि होती है वो नहीं होती। तो अगर वो रुचि वाला सब्जेक्ट लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसे सीख पाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसमें लिखोगे, किसी को विज्ञान में रुचि हो तो वह वैज्ञानिक प्रयोगों को जल्दी समझ सकता है। यानी अगर कोई बच्चा है जो विज्ञान में रुचि रखता है तो विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो अच्छे से सीख पाएगा। देखिए, उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं या फिर अपना खुद का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, निरंतर अभ्यास से अधिगम बेहतर होता है। क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने भी सुना होगा, जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो अगर हम किसी भी एक ही सब्जेक्ट या फिर किसी भी एक ही पर्टिकुलर चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो अधिगम जो है वो बेहतर हो जाता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे, गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक अभ्यास करना आवश्यक है। यानी अगर हम गणित के जो प्रश्न होते हैं, मैथ की जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर अभ्यास की आवश्यकता है, फॉर्मूलेज जो होते हैं उनको रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुनर्बलन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। यानी जो सकारात्मक चीजें होती हैं वो अधिगम को भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन कभी कभी सीखने की प्रक्रिया को धीमी कर देती है। क्योंकि जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो हमेशा जो हमारा ध्यान है या फिर जो हमारी पावर होती है उसको कम करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वातावरण। वातावरण यानी जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह से रोल निभाता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, घर, विद्यालय और समाज का वातावरण सीखने पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि जो हमारा घर होता है, विद्यालय होता है और समाज होता है, जैसा हमारा घर होता है, जैसा हमारा विद्यालय होता है, हमारा समाज होता है, बच्चा भी वैसा ही बनता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये सीखने पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सकारात्मक और शांत वातावरण में अधिगम बेहतर होता है। यानी जो हमारा शांत और सकारात्मक वातावरण होता है उसमें अधिगम भी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। यानी जो हमारा अधिगम होता है उसके कितने सिद्धांत हैं या अधिगम के
क्या आ गया, सिद्धांत है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक जो सिद्धांत है वो दिया गया है बी एफ सिकनर द्वारा जो हमारा व्यवहारिक सिद्धांत है वो दिया गया है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। यानी इनके अनुसार जो अधिगम है वो उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें पुनर्बलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारी फीडबैक होती है, जो हमारा पुनर्बलन होता है, जो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे यदि छात्रों को अच्छे प्रदर्शन करने में पुरस्कार मिलता है तो वह अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी अगर उन्हें किसी भी चीज़ के लिए पुरस्कार मिलता है तो वो उस चीज़ को रिपीट करने के लिए अधिक ज़्यादा प्रेरित होते हैं। अगर उन्हें शिक्षा में पुरस्कार दिया जाता है तो वो अगली बार से और अच्छी शिक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि दिया गया है पियाजे द्वारा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये सिद्धांत कहता है कि अधिगम केवल उद्दीपन और प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक प्रक्रिया पर भी आधारित है। यानी जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो हमारा अधिगम होता है वो केवल उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक प्रक्रिया पर भी आधारित होता है। उदाहरण के लिए गणित की समस्या को हल करने के लिए तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ प्रतिक्रिया और जो उद्दीपन है उससे ही हम गणित के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, हमें तार्किक यानी दिमाग की भी आवश्यकता होती है। अगर हम उसमें दिमाग ना खर्च करें, दिमाग ना लगाएं, तो हमारे मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व नहीं होते। तो इसीलिए ये पियाजे कहते हैं कि इसमें तार्किक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि हमारा दिया गया है अल्बर्ट बंदूरा द्वारा। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करके सीखता है। यानी ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो दूसरों के व्यवहार से सीखता है, जो कि अभी हमने पूरा डिटेल में भी देखा था। ठीक है, अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या था। ठीक है, क्योंकि हमने इनके सिद्धांत का नाम भी देखा था। अब उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे बच्चे माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार की नकल करके सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे तो खेलते भी हैं, पापा मम्मी वाला गेम खेलते हैं, डॉक्टर वाला गेम खेलते हैं, टीचर वाला गेम खेलते हैं। तो वो एक तरह से क्या करते हैं, नकल ही तो करते हैं। तो इस तरह से ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा के अधिगम की प्रक्रिया का महत्व। यानी जो शिक्षा है, शिक्षा में जो अधिगम की प्रक्रिया है इसका क्या महत्व है। तो पहला आप लिखेंगे अधिगम की प्रक्रिया को समझकर शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। इसका महत्व निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। किस तरह से? दूसरा आप इसमें लिखेंगे छात्रों को उनकी अधिक शैली के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है, ताकि जो छात्र हैं या बच्चे हैं वो अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग करके अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। यानी सकारात्मक चीज़ों से जो हमारा अधिगम है उसको बढ़ाया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सटीक विषय को समझने के लिए व्यवहारिक शिक्षण विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। यानी जो सटीक चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए जो व्यवहारिक शिक्षण होता है उसको समझाया जा सकता है या फिर उसको समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बच्चों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक सोच विकसित करने में सहायता मिलती है इससे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष में आप लिखेंगे अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अनुभवों, अभ्यासों और पर्यावरण से प्रभावित होती है। यह केवल औपचारिक शिक्षक तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के विभिन्न चरणों और सिद्धांतों को समझकर इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षकों, माता पिता और समाज की भूमिका इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अधिगम है वो पूरी उम्र चलने वाला, यानी बचपन से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। और इसमें हमारे माता पिता, समाज, इन सभी की भूमिका होती है, सतत रूप से भूमिका होती है, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आके होंगे। अब ये जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे वीडियो नंबर 4 में। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप समझ पाएँ इजी लैंग्वेज में और आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से
अटेम्प्ट कर पाएँ और अपने जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो अच्छे गेन कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप फॉर मोर कनेक्टिविटी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।